इस वीडियो में हम आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह एक प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण किस प्रकार होता है, यह सन 1801 ईस्वी में यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया। P एक पर्दा है जिसमें एक रेखा छिद्र S है और इसके आगे आप देख रहे हैं एक अन्य पर्दा Q है जिसमें दो रेखा छिद्र S1 और S2 ऊपर नीचे हैं और ये S1 और S2 S से इस रेखा छिद्र से समान दूरी पर है। Q पर्दे के आगे एक अन्य पर्दा R रखा है। इस पर्दे पर जो इंटरफेरेंस के पश्चात जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो इस पर प्राप्त होगा, इस पर्दे R पर प्राप्त होगा। रेखा छिद्र S को एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है और उसके पश्चात यहाँ इस पर्दे पर आप देखेंगे कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। अब हम इसको समझेंगे, ये इंटरफेरेंस पैटर्न किस प्रकार प्राप्त हुआ। रेखा छिद्र S को एक वर्णी प्रकाश से मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये यहाँ जो भी प्रकाश इस रेखा छिद्र पर डाल रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक है, एक वर्णी प्रकाश है, उससे इसको प्रकाशित किया गया है। तो इससे वेव फ्रंट चलता है। ये रेखा छिद्र जो है पॉइंट सोर्स है और उसके चारों ओर जो है वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, ये आप देख रहे हैं। और स्फेरिकल वेव फ्रंट के जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है, ये आप देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस लाइन जो है ये क्रेस्ट को दर्शा रही है, यानी श्रृंग वाले जो स्थान, तरंग के श्रृंग वाले स्थानों को कॉन्टिन्यूअस लाइन से दर्शाया गया है। ये वृत्त जो कॉन्टिन्यूअस आप देख रहे हैं, ये लाइन बनी हुई है, स्फेरिकल हैं। और जो डॉटेड लाइन है वो तरंग के प्रोफ भाग को प्रदर्शित कर रही है, यानी गर्त भाग को प्रदर्शित कर रही है। तो इस तरह से श्रृंग और गर्त के रूप में ये तरंगाग्र चलेगा, वेव फ्रंट चलेगा। और हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर ये S1 और S2 पर ये जब तरंगाग्र पहुंचेगा, ये यहाँ टकराएगा, तो ये द्वितीय तरंगिकाओं के स्रोत बन जाएंगे S1 और S2। इनसे सेकेंडरी वेव्स चलेंगी और ये उसी चाल से चलेंगी जिस चाल से ये प्राथमिक तरंगें चल रही थी। S1 और S2 S से समान दूरी पर हैं, इसलिए या तो तरंग का श्रृंग भाग यहाँ एक साथ S1 और S2 पर पहुंचेगा या गर्त भाग एक साथ S1 और S2 पर पहुंचेगा। और आपने इसका मतलब यहाँ से जो सेकेंडरी वेव चलेंगी एक साथ जो वेव फ्रंट होगा उसका श्रृंग भाग होगा, यहाँ निकलेगा, और या गर्त भाग निकलेगा। यानी ये दोनों स्रोत S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज बन गए, कला संबद्ध स्रोत बन गए। और इंटरफेरेंस के लिए बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है कि टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। आप ये देख रहे हैं जो S1 और S2 किस पर डिपेंड कर रहे हैं, S पर। S को हमने इस पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स और एक वर्णी प्रकाश जो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होगा, ये आवश्यक है। ये
सारी कंडीशंस की मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो। और दोनों जो स्रोत हैं जिनसे वेव्स चल रही हैं, ये प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को हम इससे में दर्शा रहे हैं। तो दोनों जो स्रोत हैं जिनसे प्रकाश तरंगें चल रही हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज हों, और कोहेरेंट सोर्सेज कभी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं हो सकते, वो डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे। S1 और S2 S पर निर्भर कर रहे हैं, ये इससे प्रकाशित हुए। अब उसके बाद जब ये तरंगें यहाँ ये द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, आप देख रहे हैं कि जो कॉन्टिन्यूस लाइन है वो क्रेस्ट को प्रदर्शित कर रही हैं, और जो डॉटेड लाइन है वो ट्रोफ को, जो है गर्त भाग को प्रदर्शित कर रही हैं। ये जो सुरंग और गर्त हैं, प्रत्येक Q व R के मध्य एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। जिस स्थान पर एक तरंग का सुरंग दूसरी तरंग के सुरंग से मिलता है, उस स्थान पर मतलब सुरंग में क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सुरंग वाले जो क्रेस्ट वाले पोजीशन होते हैं उन पर इस तरह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के लिए मैक्सिमम रहा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, उनका सम हो जाता है। तो उन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। यहां देखिए ये सुरंग भाग है, और ये दूसरी तरंग का जो सुरंग भाग है, ये एक दूसरे पर ओवरलैप हुए, और यहाँ जो है हमने इन्हें एक वृत्त से दर्शाया है। ये वृत्त वाले स्थान जो है सर्कल्स कर लिए हमने। इसी तरह से ये ट्रोफ, जिस स्थान पर एक तरंग का ट्रोफ जो है दूसरे तरंग के ट्रोफ से मिलेगा, मतलब एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलेगा, उन स्थानों पर भी आयाम जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ एम्पलीट्यूड निगेटिव तो होगा, दोनों तरंगों का निगेटिव, और जैसे माइनस एक तरंग का एम्पलीट्यूड है -a और दूसरे का मान लेते हैं माइनस, उसका भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, -b है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, -a + b हो जाएगा, क्योंकि गर्त मिल गए। तो उन स्थानों पर भी इंटेंसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी जो है एम्पलीट्यूड के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है, तो उन स्थानों पर भी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। हमने ये देखी यहाँ डॉटेड लाइन, इस सोर्स से जो सेकेंडरी वेव्स उत्पन्न हो रही हैं उनका ये गर्त वाला पोर्शन हमने डॉटेड लाइन से ये दर्शाया। यहाँ ये S1 से जो निकल रही है इसका ये गर्त भाग है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए, इनके एम्पलीट्यूड का सम हो गया और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो इसी तरह से आप देखेंगे जिस स्थान पर एक तरंग का सुरंग दूसरे तरंग के गर्त से मिलेगा, जैसे ये क्रेस्ट है और ये इसका ट्रॉफ आया, तो ये जो है मतलब गर्त भाग आया, तो यहाँ पर आयाम क्या होगा, उनका अंतर हो जाएगा। जैसे एक तरंग का +a है और दूसरे का -a है, तो a जब हम इनका अध्यारोपण के सिद्धांत से चिन्ह सहित इनको योग करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जो होगी वो इन स्थानों पर 0 होगी अगर एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के इक्वल है। तो उन स्थानों को हमने देखिए ये जो वृत्त हैं हमने बनाए हैं, गोलों से ये दर्शाया है यहाँ, इन पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। देखिए यहाँ पर भी ऐसा, तो जिस स्थान पर एक तरंग का सुरंग दूसरे तरंग के सुरंग से या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है, उन स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है और उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को
एंटी नोडल लाइंस कहते हैं, एंटी नोडल लाइंस। और इनके संगत जो है पर्दे पर यहां पर एक ब्राइट पट्टी मिलेगी। जिन स्थानों पर एक तरंग का सुरंग दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है, उन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम, या जैसे आयाम अगर थोड़ा अंतर है तो तीव्रता न्यूनतम होगी, और अगर बिल्कुल समान है आयाम तो उन स्थानों पर तीव्रता शून्य मिलेगी। उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी, ये रेखा है, इसको नोडल लाइंस कहते हैं, निष्पंद रेखाएं कहते हैं। इन स्थानों पर पर्दे पर डार्क पट्टी मिलेगी। ये इस प्रकार इस पर्दे पर एकांतर क्रम में ब्राइट डार्क पट्टियां मिलती हैं। इन पट्टियों को फ्रिंजेस कहते हैं, फ्रिंजेस। और जो यहां पर एकांतर क्रम में जो ये फ्रिंजेस मिल रही हैं पर्दे पर, ब्राइट डार्क दीप्त अदीप्त फ्रिंजेस मिल रही हैं, उस पूरे पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। इस तरह से ये ब्राइट डार्क पट्टियां मिलती हैं। इनकी जो शेप होगी, आगे हम जब फ्रिंज चौड़ाई का डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे इनका जो आकार है वो हाइपरबोलिक निकल के आएगा। देखने में तो लग रहा है कि रेखीय होना चाहिए, लेकिन रेखीय नहीं है होंगी। आप देखेंगे जो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस मिलती हैं उनकी शेप हाइपरबोलिक होती है। तो आपने देखा जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, हाइगेंस की वेव थ्योरी से इसका यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिल रहा है उसको वेव हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है उससे इसका एक्सप्लेनेशन होता है। धन्यवाद।